हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में आपको रोटेट करवाना है और कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करवाना है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में रोटेट करवाना चाहते हो और कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करवाना चाहते हो, तब आपको उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सिंपल है, डेफिनेशन सामने आपके लिखी हुई है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक ऐसी फोर्स जो हमें चाहिए किसी भी बॉडी को किसी सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। ठीक है, कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं ऐसे एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाता हूँ, तो किसी भी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है बच्चों कि स्पीड की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, अब यहाँ पे जैसा कि हमने कहा बच्चों की यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड हमारी चेंज नहीं हो रही, लेकिन आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है और अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में रोटेट कर रहा है, तब उसकी भले ही स्पीड चेंज ना हो रही हो, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी उसकी पक्का चेंज होती है। ठीक है, वेलोसिटी पक्का चेंज होती है, सबको पता है। क्यों चेंज होती है वेलोसिटी? क्योंकि बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी मुझे? इस पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा? एक टेंजेंट। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे। फिर ये रोटेट करता करता यहाँ पे अगर आ गया, तो अगर मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लूँ पॉइंट बी पे, तो वो कुछ ऐसे आएगी नीचे की तरफ। फिर ऐसे ही अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट सी ले लेता हूँ और यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लेता हूँ तो ये आएगी। और यहाँ अगर मैं कोई पॉइंट डी ले लेता हूँ तो यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन लूँगा तो ये आएगी। तो आप देख सकते हो बेटा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो हर पॉइंट पे हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। भले ही हमारे यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है बच्चों कि जो वेलोसिटी है हमारी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे रोटेट कर रहा है सर्कल में, तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ही रोटेट कर रहा है, तो वो वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ नोट करने वाली है, जो ध्यान रखने वाली है किसी भी सर्कुलर मोशन में, कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा हो तब भी वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पे क्या आ गई है? एक्सेलरेशन। आपको याद होगा, आप लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ा है। एक्सेलरेशन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, तो इसका मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट चाहे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसमें क्या आ रही है? एक्सेलरेशन आ रही है। तो दैट मीन्स कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी, और हम चाहते हैं वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी, तो उसमें एक एक्सेलरेशन आएगी। और दूसरा, अब क्योंकि हर पॉइंट पे बच्चों उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो उस ऑब्जेक्ट को सर्कल में रख सके।
मतलब जो इस सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर तक खींच के रख सके, एक ऐसी फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट सर्कल में ही रोटेट करता रहे। तो ऐसी फोर्स को ही हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि देखो इस पॉइंट पे ये इधर जाना चाहता है, लेकिन मैं इसे सर्कल में ही रखना चाहता हूं, तो इसलिए मैं इस पे इस तरफ एक फोर्स लगाऊंगा, मतलब इस पे इस तरफ फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे इस पॉइंट पे भी अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा इधर जाना चाहता है, लेकिन हम उसको सर्कल में ही रखना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ऐसे जाना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सर्कल में रोटेट करता रहे, तो हम उसको टुवार्ड्स द सेंटर खींचेंगे इस तरफ। तो मतलब उस पर टुवार्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगेगी, ये F। ऐसे यहाँ पे भी टुवार्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगेगी, यहाँ पे भी टुवार्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगेगी। तो इस फोर्स को बच्चों हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमेशा कहाँ पे लगती है, सेंटर की तरफ लगती है, एंड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल लगती है। मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक तो सेंटर की तरफ है और अलोंग द रेडियस है। तो समझ में आ गया होगा आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट। तो बिल्कुल इजी है दोस्तों कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कल में घूमता है तो उसे उस सर्कल में बनाए रखने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है उस फोर्स को ही हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कल में रोटेट करवाती है, क्योंकि हर पॉइंट पे दोस्तों आप देख सकते हो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है, लेकिन ये फोर्स उसको स्ट्रेट लाइन में चलने नहीं देती और उसको रोटेट करवाती रहती है। तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज हम इसी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, मतलब इसकी डेरिवेशन। अगर आपको याद हो, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, आज इसके इसी फॉर्मूले की डेरिवेशन हम करेंगे। तो दोस्तों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला बहुत इजी है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम का जो फॉर्मूला है वो होता है mv² अपॉन r। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का बच्चों क्या है, वो mv² अपॉन r। तो यही फॉर्मूला अब हम डिराइव करेंगे, मतलब अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो चलिए इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बोर्ड को रब कर देता हूं। सो नाउ वी विल परफॉर्म द डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कि कैसे F इज इक्वल टू mv² अपॉन r है। तो इसकी अब डेरिवेशन हम करने वाले हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए हमें यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने दोस्तों न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ी है, सबने पढ़ी है ना न्यूटन सेकंड लॉ। जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो क्या बोलती है कि फोर्स हमेशा किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यही होती है। तो अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है तो मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले इसकी डेरिवेशन में जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो यही है कि बच्चों हम जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ये अभी अभी आपको मैंने हिंट दिया था इसका। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो इस तरह से सर्कल में रोटेट करता है, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास m है और वो एक सर्कल में रोटेट कर रहा है इस तरह से विद कांस्टेंट स्पीड। तो हर पॉइंट पे आप देख सकते हो स्पीड चाहे कांस्टेंट हो, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चे चेंज हो रही है इस ऑब्जेक्ट की। तो क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बेटा, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे क्या आ गई है, एक एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ पे होती है, टुवार्ड्स द सेंटर। ये आपको ध्यान रखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बच्चे किस तरफ होती है, टुवार्ड्स द सेंटर। तो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम
फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो उसके लिए अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा अब टफ होने वाला है टॉपिक, तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे तभी समझ में आएगा। तो इसके लिए बच्चों मैंने माना कि एक ऑब्जेक्ट था जो इस सर्कल में रोटेट कर रहा था, तो ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से देखो, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट बेटा सर्कल में घूम रहा है, तो किसी टाइम पे सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे था। आप मान लो कि सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है किसी टाइम पे वो यहाँ पे था, पॉइंट ए पे, ठीक। तो पॉइंट ए पे अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ तो वो ये जाती है v1, ठीक। कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है इसकी, v1 है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है v1। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब हमारा जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसकी जो वेलोसिटी की जस्ट डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया वेलोसिटी v1 है, फिर वो और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस आपको पता है क्या लोगे आप, रेडियस लोगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होने वाली है, हमारी रेडियस ही होने वाली है। फिर किसी स्मॉल टाइम के बाद सपोज वो यहाँ पे पहुँच जाता है पॉइंट बी पे, ठीक है। स्मॉल टाइम के बाद वो पॉइंट ए से बच्चों कहाँ पहुँच जाता है, पॉइंट बी पे पहुँच जाता है। और जो पॉइंट बी की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी कितनी लेंगे हम, आर लेंगे, जो सर्कल की रेडियस है। और इस पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आने वाली है आपकी, ये, तो वेलोसिटी मान लिया ये है। तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हुई है या नहीं हुई, मैंने कहा है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ है और इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप यू कैन सी कि डायरेक्शन चेंज हुई है भी, ठीक। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि वेलोसिटी में भी चेंज आया है। तो कितना चेंज आया है वेलोसिटी में वो यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुई है वो बहुत ही स्मॉल है, सपोज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है डी थीटा। देखने में तो हमें ये बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट लग रही है कि बहुत ज़्यादा मूव कर गया ये, लेकिन आप ये मान के चलो ये बहुत ही कम है। थोड़ा सा हमने डायग्राम को बड़े लेवल पे बनाया है ताकि आप थोड़ा इसको देख सको। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट हम मान के चल रहे हैं। तो बहुत ही कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पता है ना कितने एंगल से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर गया उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई, सपोज यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ये तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ए से बी तक, ये ए बी, ये जो आर्क जा रही है ना ए बी, ये इसकी क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो कैसे निकलेगी, ए से बी तक आप क्या खींच दोगे, कि डॉटेड लाइन खींच दोगे, ठीक। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई बेटा, ए से बी तक जो है डॉटेड लाइन खींची है। अब क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो अप्रोक्सीमेटली मैं मान सकता हूं कि जो मेरी ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई है ना ए से, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है कितने एंगल से कोई चीज मूव की है, फर्क याद रखना है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक ये आपकी हुई है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो इसका मतलब जो हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये ए बी, ये अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ से ए बी, ये जो आर्क जा रही है ना, ये वाली आर्क ए बी, ये जो आर्क जा रही है, हमने माना क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो ये जो आर्क होगी इसकी लेंथ, और जो हमारी ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। तो आपने ध्यान रखना है जब भी मैं बात करूंगा एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, तो इस स्ट्रेट लाइन ए बी की जो लेंथ होगी उसको मैं इस आर्क की लेंथ के इक्वल मान के चलूंगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट अज्यूम करके चलते हैं बच्चों हम, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो बहुत छोटा सा पॉइंट था यहाँ तक जो हमने पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, मूव करते करते
यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, फिर यहाँ पहुँच गया, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है डी थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई है ए बी। तो अब अगर मैं दोस्तों ये जो मेरा वेलोसिटी वाला वेक्टर है v1, इसके पैरेलल, ध्यान से सुनना, अगर अब मैं क्या करूँ कि जो मेरा ये वेलोसिटी वाला वेक्टर है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं अलग से, यहाँ पे देखो इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, ये देखो, ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है जो इसके पैरेलल है, ये वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया P क्या हो। क्या यहां तक सबको समझ में आया? मैंने जस्ट क्या किया बेटा कि जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर था ये v1, मैंने इसके पैरेलल एक वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर लिया P क्या हो, ठीक है, एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया बच्चे मैंने यहाँ पे P क्या हो, यहां तक समझ में आया। सिमिलरली जो मेरा वेक्टर है ये v2, जो ये वेलोसिटी वेक्टर है इस तरफ v2, इसके भी पैरेलल में यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लूंगा। तो एक वेक्टर बच्चे मैंने वेलोसिटी वेक्टर ये ड्रॉ कर लिया यहाँ पे इस तरह से, वो ये जाएगा देखो पी आर। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैंने जस्ट क्या किया है बेटा कि जो मेरा ये वाला वेक्टर था इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर लिया वेक्टर एक, ऐसे ही इसके पैरेलल ये वेक्टर यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया, ठीक। तो इसका मतलब क्योंकि ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर हो गया v1, और इसके पैरेलल मैंने ये वाला वेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये वेक्टर मेरा इसके इक्वल है, v2 वेक्टर के इक्वल है, तो ये मेरा वेक्टर हो गया v2। क्लियर है यहाँ तक? अब दोस्तों अब यहाँ पे एक हम मैथमेटिक्स का मतलब ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। वो कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे अगर आप जो एंगल देख रहे हो ना डी थीटा, वही एंगल डी थीटा यहाँ पे भी होगा। मतलब इन दो वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होने वाला है? डी थीटा होने वाला है। अब ये एंगल डी थीटा क्यों होने वाला है? वो सिंपल है, उसमें एक सिंपल कंसेप्ट यूज होगी मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कि अगर मैं सेंटर से कहीं पे भी दो पॉइंट्स पे ऐसे ये लाइंस खींच देता हूं और उनके बीच में एंगल आ जाता है मेरे पास ये डी थीटा, तो उन पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल भी हमेशा क्या होगा? डी थीटा होगा। मतलब कि अगर मैंने एक सर्कल लिया, उस सर्कल पे मैंने कहीं पे दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी, और इन पॉइंट्स पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिए? टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, और फिर मैंने सेंटर से भी इन पॉइंट्स को मिला दिया, तो वहां पे जो एंगल बनता है सेंटर पे, जो एंगल सबटेंड करते हैं पॉइंट्स, वही एंगल इन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए ना उनके बीच में होगा, ठीक है। मतलब ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ना, ये वाला टेंजेंट ऐसे, ये वाला टेंजेंट ऐसे, तो इनके बीच में भी सेम एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने याद रखनी है। तो अगर ये एंगल डी थीटा है तो इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल भी कितना होगा बच्चों? डी थीटा होगा। तो आपने देखा है कि वेलोसिटी पॉइंट ए पे v1 थी, पॉइंट बी पे v2 हो गई, तो मतलब इसका मतलब है अगर मैं पॉइंट क्यू से कहाँ जाता हूँ? पॉइंट आर तक, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ वेलोसिटी v1 थी और आर पे जाके वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्यू आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी को, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, यहाँ वेलोसिटी हो गई v2, तो क्यू से लेके r तक ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारा चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। चेंज इन वेलोसिटी, तो जो dv है इट विल, तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया कि जो एक क्यू आर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं इससे आगे। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, दो तरह की ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, और वो ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं देखो। अब इन ट्रायंगल्स से ही हमारा आंसर निकल के आएगा, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक है बच्चों हमारे पास ट्रायंगल ए बी ओ, और एक है बच्चों हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होने वाली है जो आपने 10th क्लास से नीचे नीचे पढ़ी है। सिमिलैरिटी थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे यूज होने वाली है कंसेप्ट, तो ध्यान से देखना। तो हमारे पास दो तरह की ट्रायंगल्स है बेटा यहाँ पे, एक है ट्रायंगल
ABO, एक है ट्रायंगल PQR। तो दो तरह की ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, तो इन्हीं ट्रायंगल्स को यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे। तो देखो, तो अगर मैं बच्चों ट्रायंगल ABO को देखता हूं, तो हमारी ट्रायंगल ABO की दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि देखो OA इक्वल है OB। क्यों है OA और OB एक दूसरे के इक्वल? क्योंकि दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों किसके इक्वल हैं? R के इक्वल हैं। ये चीज तो क्लियर है सबको? इस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल है। और दूसरा एक एंगल हमें दिया है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एक एंगल हमें क्या दिया है? BOA। ये एंगल मुझे कितना दिया है बच्चों? D थीटा दिया है। ठीक, इतना हमें इस ट्रायंगल के बारे में अभी तक पता है। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं ट्रायंगल PQR को देखता हूं, जो ये बनी हुई है, ट्रायंगल PQR को अगर मैं देखूं, तो यहां पे भी बच्चों हमारे पास इसकी दो साइडें इक्वल है। कौन कौन सी? PQ, ये इक्वल है किसके? PR के। अब आप कहोगे कैसे इक्वल हुई भाई? ये तो V1 है, ये V2 है, ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो वेलोसिटीज हैं इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सेम है। V1 इक्वल होगा V2 के, मतलब V1 का मैग्नीट्यूड और V2 का मैग्नीट्यूड कितने किसके इक्वल है? सपोज V के इक्वल है। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी V हुआ, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हुआ? V हुआ। तो इसका मतलब हमारी जो ट्रायंगल PQR है, इसकी दो साइडें भैया बराबर है। ऐसे ही दोस्तों, जो एंगल बनता है ये वाला, एक एंगल इसमें कितना है? RPQ। तो एंगल जो है हमारा RPQ, वो किसके इक्वल है? एंगल RPQ किसके इक्वल है यहाँ पे बच्चों? हमारा D थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है? RPQ हमारा RPQ किसके इक्वल है? एंगल D थीटा के। तो ये डाटा हमें ऑलरेडी पता है इन दो ट्रायंगल्स के बारे में। अब दोस्तों, आपने एक कंसेप्ट और पढ़ी होगी कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, तो उस ट्रायंगल के दो एंगल भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना? आपने ये कंसेप्ट जरूर पढ़ी होगी कि जैसे मान लिया ये कोई ट्रायंगल है, कि जैसे सपोज मैंने ये कोई ट्रायंगल ले ली और इस ट्रायंगल की ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ट्रायंगल के दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये आपने पढ़ा है कि उन साइड्स के सामने वाले एंगल, जैसे ये अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ABC, अब इसमें AC और AB आपस में इक्वल हैं, तो AC के सामने जो एंगल बनता है ये वाला, और AB के सामने जो एंगल बनता है ये वाला, तो ये दो एंगल भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके जो एंगल्स हैं वो भी क्या रहते हैं? आपस में इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे ये दो एंगल, एंगल C और एंगल B आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल हमारा, अगर मैं ट्रायंगल्स को, इन दो ट्रायंगल्स को अगर मैं देखता हूँ ध्यान से, तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ये वाली, अलग से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बोर्ड पे, ये ट्रायंगल है मेरी OBA, और ये मेरा एंगल बना बच्चों यहाँ D थीटा, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब ये वाली साइड भी R है, ये वाली साइड भी R है, तो इस ट्रायंगल के भी दो एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन से? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स इस ट्रायंगल में एंगल OBA इक्वल होगा एंगल OAB। ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूं बच्चों, तो इस ट्रायंगल में भी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एंगल PRQ इक्वल होगा एंगल PQR। ठीक, तो दैट मीन्स हमारे पास, क्योंकि दो साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं इन ट्रायंगल्स की, तो इन ट्रायंगल्स के जो दो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। ये दो एंगल इक्वल हैं, ऐसे इसमें ये दो एंगल इक्वल हैं। अब मान लेते हैं दोस्तों ये एंगल X है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना होगा?
x होगा, क्लियर है। सिमिलरली अब ये एंगल यहाँ पे डी थीटा है, ऐसे ही इस ट्रायंगल में भी ये एंगल यहाँ डी थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी x होगा, ये एंगल भी x होगा। जैसे मैं आपको एज्यूम करके दिखाता हूँ कि सपोज ये एंगल x है, ये एंगल x है, और डी थीटा हमें सपोज कितना दिया है, डी थीटा सपोज मुझे दिया है 40 डिग्री, कितना दिया है 40 डिग्री। तो मैं x निकाल सकता हूँ, मुझे पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, तो 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 140, तो x आ जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल भी 70 आया, ये एंगल भी कितना आया 70 आया। सेम सिचुएशन यहाँ भी अगर मैं लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ डी थीटा एंगल है, ये भी डी थीटा है, तो यहाँ भी डी थीटा 40 डिग्री होगा। तो मेरे पास यहाँ भी इन दो एंगल्स की जब मैं वैल्यू निकाल लूँगा तो 70 आएगी और ये भी 70 आएगी। कहने का मतलब ये है कि इस सारी कैलकुलेशन से मुझे ये पता लग गया कि इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल आपस में इक्वल है। कहने का मतलब है कि ये जो मेरी ट्रायंगल है और ये जो मेरी ट्रायंगल है, इनके तीनों एंगल इक्वल है। ये एंगल डी थीटा, ये एंगल डी थीटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम डायग्राम it is clear that all angles of triangle ABO and triangle PQR are same। ठीक है, इनके एंगल्स क्या आएंगे बेटा, दोनों ट्रायंगल्स के सेम आएंगे। और एंगल अगर सेम आ गए तो इसका मतलब ये ट्रायंगल्स क्या होने वाली है, सिमिलर। अब यहाँ पे हम एक रूल यूज करेंगे, एंगल 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 रूल। अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है मैथमेटिक्स में। तो अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स पे एंगल 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 रूल लगाता हूँ तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल्स क्या आ जाती हैं, एक दूसरे के सिमिलर आ जाती हैं। दैट मीन्स ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब हमने ये भी पढ़ा है बच्चों कि अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी थ्योरम भी हमने पढ़ी है कि अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स की रेशो भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स की रेशो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल PQR की जो साइड्स हैं इनकी रेशो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। दैट मीन्स कि अगर मैं ट्रायंगल AOB को देखता हूँ, ट्रायंगल PQR को देखता हूँ, तो इनकी जो साइड्स हैं इनकी रेशो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो देखो कैसे, तो इसका मतलब अगर मैं ये वाली साइड लेता हूँ, देखो OA जो एंगल डी थीटा के साथ बन रही है, और इधर इसकी ये वाली साइड ले लेता हूँ PQ जो एंगल डी थीटा के साथ बन रही है, ये इक्वल होना चाहिए। दूसरी साइड जो डी थीटा के सामने है, डी थीटा एंगल के सामने कौन सी साइड है, AB डिवाइडेड बाय यहां डी थीटा एंगल के सामने कौन सी साइड है, QR। ये हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे हमारे पास ये वाली साइड OA अपॉन ये वाली साइड PQ इक्वल होगी ये वाली साइड AB अपॉन इस एंगल के सामने वाली साइड ये QR। तो इनकी ये रेशो क्या आने वाली है, हमारे पास सेम आने वाली है। तो यहीं से अब आगे का सॉल्यूशन जो है हमारा निकल के आने वाला है। तो आगे देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा OA की वैल्यू रख दो, OA किसके इक्वल है, R के इक्वल। तो OA की जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा R अपॉन PQ किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है V, तो R अपॉन V ये आ जाएगा इक्वल्स टू AB। अब AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, एक तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। और मैंने माना कि जो मेरा AB है, जो मेरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, सपोज वो कितनी है DS। तो AB की जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, AB की जगह स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पुट कर दी DS अपॉन QR किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, चेंज इन वेलोसिटी को। तो इसकी जगह बच्चों मैंने रख दिया DV। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद
हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इस एक्सप्रेशन से dv निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब मैं dv निकाल लूँगा तो dv क्या आएगा, dv इज इक्वल टू, dv इधर चला गया, ये बन जाएगा मेरा dv इज इक्वल टू v बाय r इंटू ds। इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, देखो dv को मैं इधर ले आया और v और r को उधर ले गया, v डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, r डिवाइड में आ गया, तो ये बन गया v बाय r इंटू ds। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद जस्ट हमें क्या करना है कि सपोज a से b तक जाने में कितना टाइम लगा था, स्मॉल टाइम dt लगा था। तो अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्मॉल टाइम dt से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt, तो दोनों साइड्स को मैं स्मॉल टाइम dt से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो जब दोनों साइड्स को dt से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, इधर बनेगा dv बाय dt इज इक्वल टू v बाय r इंटू, इधर डिवाइड करेंगे तो बनेगा ds बाय dt। ठीक है ना, दोनों तरफ मैंने क्या किया, dt से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद देखो, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ ध्यान से देखो, ये dv बाई dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ वेलोसिटी की जस्ट क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो डायरेक्शन की वजह से ही आ रहा है। वो dv क्या था, डायरेक्शन में ही चेंज था। तो dv बाई dt यहाँ इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। कौन सी एक्सेलरेशन को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। तो यहाँ से AC मेरा आ गया v बाय r इंटू, अब यहाँ पे देखो ds बाय dt, ये क्या दिखाता है, ds क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dt क्या था, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी ही होता है। और यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं तो सिंपल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे v। तो इसका मतलब ds बाय dt किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी जगह मैं रख दूंगा v। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई v इंटू v स्क्वायर अपॉन r। तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन निकाल ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डेरिवेशन पूछ ली जाती है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन आ गई बच्चों v स्क्वायर अपॉन r। अब हमें क्या निकालनी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी थी जी, हमें निकालनी थी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बस अब आंसर आ चुका है। अब हमें यहाँ यूज करनी है न्यूटन की सेकंड लॉ। तो यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो अगर मैं न्यूटन की सेकंड लॉ यूज करता हूं तो हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलती है कि जो फोर्स लगती है, मतलब यहाँ पे जो इस पे जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होने वाली है, उस ऑब्जेक्ट के मास के इनटू उस ऑब्जेक्ट की जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं ना, फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई बाय उस ऑब्जेक्ट की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब जब वो घूम रहा है, m इंटू ए सी। तो बस अब ए सी की वैल्यू रख दो तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम, ए सी की वैल्यू रखी v स्क्वायर अपॉन r, मतलब m ए सी की वैल्यू रख दी v स्क्वायर अपॉन r। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन आ गया, फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो हमेशा किसके इक्वल होगी, mv स्क्वायर अपॉन r। So F is always equal to mv square upon r. So this is the expression for centripetal force. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़रूरी है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ में इसके, कि अगर आप जैसे एक स्टोन को एक धागे से बांध के ऐसे रोटेट करवाते हो तो उस टाइम पे उस धागे में, उस स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट होती है वो वहाँ पे किसका काम करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। इसी तरह से दोस्तों सन के अराउंड जब प्लैनेट्स रोटेट करते हैं तो प्लैनेट्स जो हैं, सन प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन, इट एक्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से आप देखते हो
कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो उसके पीछे भी किसका लॉजिक है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्योंकि जो न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर पाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो आई होप आप लोगों को सारा लेक्चर ही समझ में आया होगा। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।